चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वही चीज अपन पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक इसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो इसमें देखो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा माध्यम। क्या पढ़ना पड़ेगा? माध्यम। अच्छा, माध्यम क्या होता है? माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है, जिसमें प्रकाश चल सकता है, जिसमें प्रकाश मूव कर सकता है। तो वह सब्सटेंस ये कहें या वह पदार्थ जिसमें प्रकाश का गमन हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम। माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। एक सघन माध्यम, एक विरल। तो आपको इस चैप्टर में बहुत सुनने को मिलेगा, विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो आपको पता होना चाहिए विरल माध्यम और सघन माध्यम होते क्या है। तो विरल माध्यम क्या होते हैं? जिनमें प्रकाश के जो कण हैं, प्रकाश के कण नहीं चूंकि माध्यम के कण, किसके? माध्यम के कण, वो दूर दूर होते हैं, उसे हम बोलते हैं विरल माध्यम। और माध्यम के कण अगर पास पास होते हैं तो उसे बोलते हैं सघन माध्यम। जैसे हवा ले लो और पानी ले लो, किसके कण दूर दूर हैं? हवा के। तो हवा हो गया विरल माध्यम और पानी कैसा हो गया? सघन माध्यम। इन दोनों में अब पानी ले लो और कांच ले लो, तो किसके कण दूर दूर है? पानी के। कांच तो बहुत क्लोज होता है, उसमें से आप हाथ भी नहीं निकाल सकते, इसमें हाथ तो निकल जाएगा। तो पानी कैसा हो गया? विरल, और हमारा जो कांच है वो कैसा हो गया? सघन। तो हमारे जो माध्यम है वो दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश जो है वो तेजी से चलता है, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो कम हो जाता है। प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ गए कि नहीं? क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो भीड़ होती है, उसमें पार्टिकल पास पास हो जाए तो उसमें निकलता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको दो माध्यम सुनने को मिलेंगे, एक विरल, मान लो ये विरल है, और एक सघन, मान लो ये सघन है। विरल और सघन। अब मान लो ये PQ एक अपवर्तक सतह है, यहां से एक प्रकाश की किरण, यहां से ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये हमारा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। क्या है बेटा? ये अभिलंब। यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है AO, इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा, लेकिन चूंकि विरल से सघन में जाएगी तो इसका वेग कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। चाल कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इसकी स्पीड घटने की वजह से ये थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाता है, थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाता है। तो ये है हमारा अभिलंब, ये है हमारा अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह है। ये हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, ये हमारी अपवर्तक किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण। तो इसमें I क्या है? आपतन कोण, और R क्या है? अपवर्तन कोण। समझ गए? ये I आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ध्यान से सुने। जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से देखें इधर, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, चाहे इधर की तरफ हो या इधर की तरफ। वो डिपेंड करता है कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है। तो आपको तो ऐसे याद रखना है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित दोनों साइड हो सकती है, इधर भी अभिलंब की ओर और अभिलंब से दूर भी, लेकिन डिपेंड करता है किस माध्यम से। मान लो डायग्राम ये है, ये हमारा सघन माध्यम है, सघन, और ये हमारा विरल माध्यम है, और ये हमारा अभिलंब है, और ये प्रकाश की किरण आपतित है, ये आपतन कोण है। इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन जैसे ही ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो आपतन को अपवर्तन कोण जो है ना आर इतना बड़ा बनेगा। अब देखो इसमें अभिलंब की ओर झुकी थी, इसमें अभिलंब से दूर हट गई। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है। विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पूरे अपवर्तन में सिर्फ एक चीज चेंज नहीं होती है, वो है आवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित। आवृत्ति पूरे अपवर्तन में कितने भी माध्यम से गुजार लो लाइट को, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। अब बात समझ में आ गई, परिभाषा क्लियर है? आपको जो मैंने बोला है उसको लिखना है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? आगे समझ में? चलो, तो ये जो मैंने बोला है आप इसको लिख लेना, ठीक है। कैसे लिखेंगे भाई? पहले सुनना और फिर उसको जो नहीं आए तो उसको बैक करके पूछ लिख लेना, ठीक है। तो क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा इसलिए कह रहा हूं। अब इसमें आते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, इसमें ये चीज याद रखना, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। और क्यों तो बता देना, इसमें स्पीड घटती है, इसमें स्पीड बढ़ती है ना। अब इसके अपन क्या याद रखेंगे? नियम। अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण कौन सी है? ये। अपवर्तित किरण ये। अभिलंब, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण, ये बराबर नहीं होते इसमें। परावर्तन में तो बराबर होते थे, इसमें ये बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो आपतन कोण जो है इसको बोलते हैं हम साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आपतन कोण की ज्या। साइन को हम हिंदी में ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या। तो यहां आई लिखा होता है तो ज्या किसकी है? आपतन कोण की। आई मतलब आपतन कोण और साइन मतलब ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, फिर से सुने, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, नियत होता है, सदैव नियत होता है। इस नियत को हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ये जो नियम दिया था इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसने दिया था? स्नेल का नियम। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? तो कोई आपसे पूछे स्नेल का नियम क्या होता है तो क्या बताएंगे? म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो बता ही दिया था, क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा भी बता दिया, क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियत। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है या नियत होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं।
ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो भाई अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी एक फॉर्मूला होता है ना, इससे डिफाइन कर सकते हैं। इधर देखें सब लोग, इसमें जो सी है वो है प्रकाश का वेग वायु में, प्रकाश का वेग, ये भी प्रकाश का वेग है, बस अंतर क्या है, ये वायु में है या निर्वात में, वायु में या निर्वात में, निर्वात मतलब जहां वायु भी ना हो, और ये माध्यम में, किसमें है, माध्यम में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आई समझ में, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर। तो इसे म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। अब अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। अच्छा, निरपेक्ष क्या होता है, अगर पहला माध्यम वायु हो, अगर कोई प्रकाश की किरण वायु से किसी भी माध्यम में जाए तो यह कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और पहला माध्यम वायु ना हो कि माध्यम कोई सा भी हो, माध्यम 1, और दूसरा भी माध्यम कोई सा भी हो, माध्यम 2, तो इसे कहते हैं हम सापेक्ष। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा ए म्यू जी, पहला माध्यम कौन सा है, एयर मतलब वायु, दूसरा माध्यम कौन सा है, गिलास, कांच। तो प्रकाश वायु से कांच में जा रही है, मैंने कहा था पहला माध्यम अगर वायु है तो कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष। तो हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कैसे बोल सकते हैं, कांच का निरपेक्ष, निरपेक्ष लगा मतलब पहला माध्यम वायु। क्लियर, पहला माध्यम वायु। तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ऐसे भी पढ़ते हैं, और इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, मान लो पहला माध्यम वाटर है, मतलब जल है, W म्यू जी, इसमें वायु है क्या पहला, तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं पढ़ सकते। इसे कैसे पढ़ना पड़ेगा, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या फिर कांच का निरपेक्ष की जगह क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर। तो पहला माध्यम देख लेना, पहला माध्यम अगर वायु ना हो तो आप समझ लेना कि ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, और पहला माध्यम वायु हो तो समझ लेना ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक कुछ माध्यम के हमको पता होना चाहिए। म्यू की वैल्यू 1, ये होती है निर्वात के लिए, निर्वात के लिए अपवर्तनांक। इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में रख लेना, अब चूंकि इधर लिख लिया तो इधर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। मतलब माध्यम कौन सा, निर्वात, उसका अपवर्तनांक कितना है, 1। वायु होता है तो इसका म्यू इक्वल टू 1.003, तो लगभग ये क्या है, 1 ही है, तो वायु का भी 1 मानते हैं। अब मान लो जल है, तो जल का अपवर्तनांक हम लेते हैं बेटा 4/3, या डिवाइड देंगे तो 1.33। अब कांच है बेटा, क्या है, कांच, तो कांच का अपवर्तनांक गिलास, इसका होता है 3/2 या फिर 1.5। अब डायमंड है, डायमंड मतलब हीरा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा
और सबसे कम, सबसे कम। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आपको जल का और कांच का याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी अपवर्तनांक, ये सब के सब निरपेक्ष अपवर्तनांक। कैसे हैं? निरपेक्ष। समझ गए? निरपेक्ष मतलब पहला माध्यम या तो वायु होगा या निर्वात होगा। पहला माध्यम या तो वायु होगा या निर्वात। क्लियर? आ गया समझ में? आ गया। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक एक से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि सबसे कम तो एक है, इससे ज्यादा ही क्यों होता है? तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग हमेशा वायु के वेग से कम होता है, और प्रकाश का वेग अगर कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा कि नहीं? ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, वेग के और अपवर्तनांक। अब वेग, प्रकाश का वेग किसी भी माध्यम में वायु से क्या होता है? कम होता है। कम होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा आएगा एक से। क्लियर? चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो, मान लो आपको दिया गया कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। यदि कांच का अपवर्तनांक कितना है? तो इसमें प्रकाश का वेग कितना होगा? प्रकाश का वेग किसमें? कांच में। तो आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है? C/V। कांच पूछिए, G लगा दो। कांच का अपवर्तनांक अभी 3/2 आपको दिया गया है, वैसे नहीं दिया तो याद भी रखना है। और प्रकाश का वेग वायु में 3 × 10⁸ होता है, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया कांच में वेग? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं।